हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, जब भी आपको जॉब की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं? आमतौर पर हम सबसे पहले जितने भी जॉब्स के ऑनलाइन पोर्टल हैं वहां पर जाकर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं। मसलन naukri.com हुआ, टाइम्स जॉब, shine.com या फिर मॉन्स्टर जो कि अब फाउंडेड हो गया है। इसके अलावा लिंक्डइन में भी हम जाकर के अपने स्किल सेट के हिसाब से रिलेवेंट जॉब्स को ढूंढते हैं और वहां पर जाकर के अप्लाई कर देते हैं। अब जॉब्स की पहले ही इतनी मारामारी है, उसमें भी तमाम सारे ठग, तमाम सारे स्कैमर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका भी टॉपिक यही है। पिछले कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड सामने आया है जहां पर बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स के नाम पर तमाम स्कैम्स चल रहे हैं और लोगों से जो है नौकरी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही उनको लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके नाम पर चालान इशू किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आपको ये चालान भरना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्कैम काम कैसे करता है। तो आज के वीडियो में हम दो केस स्टडी लेंगे। पहली केस स्टडी है जिसमें कि विक्टिम के 48,000 रुपए गए और दूसरी केस स्टडी में विक्टिम के 2,57,000 रुपए चले गए। दूसरे केस की मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जहां पर विक्टिम ने खुद मुझे कॉल किया और सारा इंसिडेंट जो है, सारा जो अपना वृत्तांत है मुझे बताया कि किस तरह से उनको अप्रोच किया गया और किस तरह से उनके पैसे लिए गए। तो शुरू करते हैं अपने पहले इंसिडेंट से। पहले इंसिडेंट में क्या हुआ, जो हमारे विक्टिम हैं उन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है, उन्होंने अपना जो प्रोफाइल है वो naukri.com में अपलोड किया। अब naukri.com में अपलोड करने के बाद उनको एक कॉल आई। उसने ये बताया कि हम naukri.com से बोल रहे हैं। हालांकि वो नंबर एक रैंडम नंबर था, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके उन्होंने विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपना रिज्यूमे जो है वो naukri.com में अपलोड किया था। तो ऐसे समय में जब आप नौकरी ढूंढ रहे हो और आपको कोई कॉल आती है तो यकीनन आप उस पर यकीन कर ही लेते हैं। सामने से कॉल आया, उसने बोला कि आप नौकरी में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने कहा हाँ इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ जॉब्स हैं, हम आपको अलग अलग जो है इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे और अगर आप उसमें से कोई जॉब पसंद आती है तो आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर जॉब तो चाहिए ही थी, तो मैडम ने कहा ठीक है। इस कॉल के बाद उन्हें एक रिक्रूटर के द्वारा कॉल किया गया और उन्हें बताया गया कि उनके पास एक जॉब है और ये इंटरव्यू कॉल है। उनको इंटरव्यू के नाम पर उनसे सारी चीजें पूछी गई और उनको बताया गया कि वेटर की वैकेंसी है। अब मेरा स्किल सेट कुछ और है, मैंने मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन मुझे जो जॉब ऑफर की गई थी वो वेटर की गई थी। तो ऑब्वियसली मैडम ने मना कर दिया क्योंकि वेटर की जॉब के लिए तो वो ढूंढ नहीं रहे थे। ऐसे ही दूसरी कॉल आई, तीसरी कॉल आई, चौथी कॉल आई और जो भी इररिलेवेंट वैकेंसीज होती हैं उनके हिसाब से उनको ऑफर की गई। कुछ जॉब्स ऐसी थी जिनकी लोकेशन इतनी दूर और इतनी इंटीरियर की थी जहां ऑब्वियसली वो जॉब करना नहीं चाहती थी या फिर सैलरी बहुत कम थी। इस तरह एक के बाद एक उन्होंने 8 जॉब रिजेक्ट कर दी। 8 जॉब रिजेक्ट करने के बाद जो पहली कॉल आई थी जिसने बताया था कि मैं naukri.com से बोल रहा हूं, उसने मैडम को दोबारा कॉल किया और उनको बताया कि चूंकि आपने इतनी सारी कॉल्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी हैं तो naukri.com ने जो है आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उनको एक मैसेज भेजा गया, उसमें बताया गया कि योर प्रोफाइल फॉरवर्ड लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि आपने हमारा समय खराब किया है, आपने हमारे क्लाइंट्स खराब किए हैं, तो इसलिए आपकी जो प्रोफाइल है उसको लीगल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। एंड यू कैन नॉट अप्लाई टू एनी जॉब 8 years in multinational companies. Court provide legal notice with challan and you have to pay challan in court with statement @naukri.com. Dear candidate, your challan number is 2418/00841/23 QC, case number something something and challan amount is 48,853 rupees. इसके बाद कहते हैं कि pay in court within 2 hours. Officer team visit your home address @naukri.com। तो इसमें 2 बार naukri.com का इस्तेमाल किया गया है। आपके दिमाग में ये भरा गया है कि naukri.com की तरफ से ये मैसेज आया है। हालांकि ये जो मैसेज है वो naukri.com की तरफ से आया हुआ नहीं होता है और इस मैसेज का जो कंटेंट है वो ये कहता है कि आपके ऊपर एक लीगल केस कर दिया गया है, एक चालान जनरेट कर दिया गया है और आपको अभी के अभी 48,000 रुपए भरने पड़ेंगे, नहीं तो आपको 8 साल के लिए naukri.com सहित तमाम जो जॉब पोर्टल्स हैं उनसे और साथ में मल्टीनेशनल कंपनीज से भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर उनको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं और उनसे इस पैसे की डिमांड की जाती है। उनसे बताया जाता है कि देखिए ऐसा है कि ये naukri.com जो है वो सभी से कनेक्टेड है। जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, जितने भी अलग अलग एजेंसीज हैं जॉब्स की या जितने भी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सभी naukri.com से जुड़ी हुई हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका प्रोफाइल सब जगह ब्लैकलिस्ट करा देंगे, फिर आपको कभी कहीं कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। अब एक फ्रेशर का माइंडसेट सोचिए आप, जिसने अभी ग्रेजुएशन की है या मान लीजिए अभी 12th क्लास पास किया है, अब वो जॉब अगर ढूंढ रहा है और उसको अचानक से
पहली बार ही पहले ही जॉब हंट में इस तरह का सरप्राइज देखने को मिल जाए तो वो क्या करेगा। उस विक्टिम ने ये 48,000 रुपए उस प्रेशर में आकर बिना किसी को बताए, बिना किसी से सलाह लिए हुए वहां पर जमा करा दिए। जमा किसे कराया गया? वही फर्जी बैंक अकाउंट, जो कि मैं आमतौर पर आपको अलग अलग वीडियो में बताता रहता हूं। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस तरह के अकाउंट खुलवाए जाते हैं और काम हो जाने के बाद, यानी कि ठगने के बाद, स्कैम करने के बाद इस तरह के अकाउंट से तुरंत ही पैसे निकाल लिए जाते हैं, ताकि अकाउंट अगर फ्रीज भी हो तो स्कैमर्स के पैसों का नुकसान ना हो पाए। अब 48,000 देने के बाद भी मामला वहां नहीं रुका। उनको दोबारा से कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि आपका अकाउंट अनलॉक तो कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपको इतना पैसा कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज का पे करना है, या फिर इतना पैसा कुछ टैक्स का पे करना है, जिसमें हम आपको बिल बना करके देंगे। तो इस तरह से अलग अलग मद में भी पैसों की डिमांड वो जारी रखते हैं, तब तक जब तक कि आप उनको पैसे देते रहें, जब तक कि उनको लगता है कि आप डरे हुए हैं, वो आपसे पैसों की डिमांड करते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, लेकिन दूसरे केस की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि Naukri.com से जाकर रिज्यूमे निकाल लिया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या Naukri.com मिला हुआ है? क्या Naukri.com लोगों का डेटा जो है वो स्कैमर्स को देता है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, इंक्लूडिंग लिंक्डइन, वहां पर जो भी आप जॉब्स देखते हैं वो किसी न किसी एम्प्लॉयर द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, और ये जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको एक्सेस दिया जाता है, यही उनकी मेन कमाई होती है। अगर मैं Naukri.com की बात करूं तो आप यहां पर देखें कि Naukri.com ने इसमें दो फीचर्स दे रखे हैं, यानी कि एक एम्प्लॉयर जिसको कि एम्प्लॉय हायर करने हैं, वो नंबर 1 या तो वहां पर अपनी जॉब पोस्ट कर सकता है। जॉब पोस्ट करने के लिए उसको कितने पैसे पे करने होंगे? नॉन मेट्रो सिटीज के लिए उसको 400 रुपए पे करने होंगे, मेट्रो सिटीज के लिए और ऑल सिटीज के लिए ये 850 रुपए पोस्ट करने होंगे, जिसमें कि वो सिर्फ एक जॉब पोस्ट कर सकता है। वहीं पर एक उनकी हॉट वैकेंसी का कुछ ऑफर है, जिसमें कि 1650 रुपए अगर आप खर्च करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर खर्च करता है, तो वो एक जॉब पोस्ट कर सकता है, और साथ में ही उसको बूस्ट मिलेगा ऑन जॉब सर्च पेज, और साथ में ही जॉब ब्रांडिंग, यानी कि जिस कंपनी से भी वो रजिस्टर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, उसकी प्रॉपर एक ब्रांडिंग, एक पेज बनाया जाता है। तो ये फीचर 1650 रुपए में है। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए पहला तरीका है। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, मुझे किसी इंजीनियर को हायर करना है या ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना है, तो मैं ये 850 रुपए पे करके या 1650 रुपए पे करके एक अपनी वैकेंसी डाल दूंगा कि सो एंड सो कंपनी है, ये लोकेशन है, और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा भी मुझे बंदा चाहिए होगा मैं वहां पर जाकर लिस्ट कर दूंगा। फिर क्या होगा? लोग अप्लाई करने लग जाएंगे। मान लीजिए 200 लोगों ने अप्लाई किया, 500 लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके रिज्यूमे जो है वो मैं डाउनलोड कर सकता हूं, क्योंकि बिना रिज्यूमे देखे तो मैं उनको ओके नहीं कर सकता, उनको हायर नहीं कर सकता, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता। जिनको की जॉब की एक्चुअल में नीड है वही लोग इस जॉब में अप्लाई करते हैं। फिर उसमें फिल्टर कर लिया जाता है कि कोई फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, फिर उसके आधार पर उसको ठगा जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो फीचर दिया गया है एम्प्लॉयर्स को, वो रेस्ट डेस्क के नाम पे दिया गया है, जिसमें कि एक्सेस दिया जाता है उन लोगों का जो कि जॉब सीकर्स हैं। यानी कि 4300 रुपए अगर एक एम्प्लॉयर पे करे Naukri.com पर, तो 3 दिन का समय उसके पास होता है और वो 150 CV एक्सेस कर सकता है। 150 CV यानी कि 150 लोगों की प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है, और साथ ही 1500 ईमेल आईडीज को भी एक्सेस कर सकता है। उन्हें ईमेल कर सकता है, अपने जॉब के बारे में बता सकता है कि मेरी ऐसी नीड है, क्या आप इस तरह की जॉब्स को देख रहे हैं। आमतौर पर जो एजेंसी वाले होते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो इस तरह के प्लान्स को खरीदती हैं। अगर आप देखेंगे कि 7 दिन का 8000 का प्लान भी है, जिसमें 350 CV, 15,250 का जो प्लान है उसमें 700 CV का एक्सेस दिया जाता है। अगर एक स्कैमर मान लीजिए सिर्फ 4300 रुपए पे करता है और 150 में से किसी एक को भी शिकार बना लेता है, तो उनका खर्चा निकल आता है। तो जब भी आप ये पूछते हैं कि कैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है, तो ये जरिए होते हैं। अब यहाँ पर कोई रोकथाम हो नहीं सकती, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं, जो CV एक्सेस कर रहे हैं वो किसी और कंपनी के नाम से एक्सेस करते हैं, जो जॉब पोस्ट करते हैं वो किसी और कंपनी के नाम से पोस्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए ABC एम्प्लॉयर कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी रजिस्टर की और उसके बाद वहां पर जॉब पोस्ट की, या फिर इन रिज्यूमों को एक्सेस किया। अब एक्सेस करने के बाद उसका इस्तेमाल वो कैसे करने वाले हैं, ये तो ना Naukri.com को पता होता है और ना ही किसी और जॉब पोर्टल को पता होता है। अब ये क्या करते हैं? दूसरे आइडेंटिटी से, यानी कि दूसरे फेक नंबरों से उन नंबर्स को अप्रोच करते हैं। तो इन दोनों का कोई रिलेशन साफ तौर पर नजर नहीं आता है। तो ये पता करना बेहद कठिन है कि कौन सी कंपनी है जो Naukri.com या इस तरह के जॉब पोर्टल से डेटा को निकाल करके उनका मिसयूज कर रही है।
चलिए, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे केस स्टडी की तरफ, जहां पर विक्टिम को एक कॉल आया, फिर से Naukri.com का नाम लिया गया और बताया गया कि हमारे पास 3 जॉब ऑफर्स हैं आपके लिए। अलग अलग बड़ी कंपनी का नाम लिया गया और उसमें से विक्टिम ने विप्रो को चूज कर लिया कि मैं विप्रो में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। जो रिक्रूटर था, जो कि Naukri.com की तरफ से उन्हें कॉल कर रहा था, वो बता रहा था कि ये जो जॉब्स हैं ये रेफरेंस के थ्रू मिलेंगी। तो यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। अब रेफरेंस आईडी क्या होती है? आमतौर पर क्या होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि रेफरेंस के थ्रू मिलती है। मान लीजिए विप्रो में मैं जॉब करता हूं, तो मैं अपने रेफरेंस के थ्रू भी किसी को, अपने रिश्तेदार को या दोस्त को, किसी के भी जो रिज्यूमे को है फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो थोड़ा आसान होता है एंट्री उन लोगों का जो कि रेफरेंस के थ्रू आते हैं। तो इन रिक्रूटर्स ने क्या किया, जो स्कैमर्स थे, उन्होंने उन विक्टिम को ये बताया कि रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर ऐसा होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू करने के लिए उन्होंने उनका जो कॉल है वो विप्रो के कॉल सेंटर में फॉरवर्ड किया। अब ये फॉरवर्ड किसको किया था, विक्टिम को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि जो विप्रो के कॉल सेंटर में ये कॉल गई है, वहां से उनकी बातचीत हुई, उनका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, कुछ टेक्निकल चीजें पूछी गई और उसके बाद उनको बताया गया कि आपको बाद में कॉल आएगा और बताया जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट है। इसके बाद वो रिक्रूटमेंट एजेंसी दोबारा कॉल करती है, उनको बताती है कि भैया आपका सिलेक्शन हो चुका है और अब आपको 1800 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं, जो कि रिफंडेबल हैं। ठीक है ना। इसका वो बकायदा एक ईमेल भेजते हैं, उनको रिसिप्ट भेजते हैं। सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉपर ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि जेन्युइन तरीके से चल रही हो। सच में कोई वैकेंसी हो, सच में इंटरव्यू हुआ है जो कि कॉल पर हुआ है और सच में उनको जॉब दे दी गई है। लेकिन यहां से उनका खेल शुरू होता है। शुरुआत थी 1800 रुपए से, बाद में उन्हें कहा जाता है कि जो रेफरेंस आईडी जनरेट हुई है, यानी कि जिसके भी रेफरेंस से आप जॉब करेंगी, उसके लिए आपको एक 30,000 रुपए की राशि देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया देखिए रेफरेंस ऐसे तो कोई किसी को देता नहीं है, तो 30,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब जिसको जॉब की जरूरत है और जिसको पता है कि रेफरेंस के थ्रू उस तरह की जॉब्स मिलती है, वो 30,000 रुपए पे कर ही सकता है। और उनको बार बार प्रेशर किया जाता है, उन्हें लगातार कॉल पे रखा जाता है, उनको वेट कराया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ये खत्म हो जाएगी। आगे की जो दास्तान है वो विक्टिम के थ्रू आप खुद सुन लेंगे, क्योंकि आगे मैं एक वॉइस नोट लगाने वाला हूं जो मेरी उनकी बातचीत हुई थी, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से उनको अप्रोच किया गया और किस तरह से उन्हें 2.57 लाख का नुकसान हुआ इस तरह के जॉब स्कैम में, जहां पर उन्हें एक नौकरी प्रॉमिस की गई और बाद में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एनओसी चार्जेस, वन टाइम चार्जेस, दिस चार्जेस, दैट चार्जेस के नाम पर 2.57 लाख का उनको जो है चूना लगा दिया। बाद में वही हुआ जैसा कि अमूमन होता है, जब पुलिस के पास पहुंचे, उन नंबर्स पे कॉल किया गया तो वो सारे नंबर डिस्कनेक्ट पाए गए और खासकर वो जो बैंक अकाउंट जहां पर पेमेंट की गई थी, वो बैंक अकाउंट्स भी फर्जी पाए गए, यानी कि उन बैंक अकाउंट्स के अगेंस्ट दूसरे भी केस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए कॉल करता है, किसी को भी पैसे देने से पहले 4 बार वेरीफाई जरूर कर लें। इस केस में भी उन्हें एड्रेस दिया गया कि हम दिल्ली की कंपनी है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। अगर आप बैंगलोर में हैं तो वो दिल्ली की कंपनी बन के कॉल करते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो वो आपको मुंबई से कॉल करते हैं। इस तरह की दूरी वो मेंटेन करते हैं ताकि आप वेरीफाई ना कर सकें उस एड्रेस को जो एड्रेस उनके द्वारा दिया जाता है। या कई बार वो एड्रेस दिए भी जाते हैं और सच में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बंदे उस कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, बेवकूफ बना रहे होते हैं आपको। तो आपको रहना है बहुत ज्यादा सतर्क। कहीं भी ऑनलाइन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रूफ के किसी को भी 1 रुपया देने से पहले 100 बार सोचें। उसके बारे में गूगल पर जाकर के रिसर्च करें। आजकल यूट्यूब पर भी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहां जाकर के भी आप इस तरह की चीजों के बारे में सर्च कर सकते हैं। मानता हूं नए स्कैम्स के बारे में जानकारी थोड़ी देर से आती है, मुझे भी नहीं पता था। पिछले 2-3 दिनों में 4-5 इस तरह के केसेस आए, तो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है इस तरह के इंफॉर्मेशन का आपके सामने तक आना, इसलिए मैंने एफर्ट किया और ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप इस तरह के किसी भी जॉब स्कैम में नहीं पड़ेंगे। कोई भी कॉल आती है, किसी भी तरह की इस तरह से जो है रिक्रूटमेंट के लिए कॉल आती है, तो 10 बार आप वेरीफाई करें पहले। और किसी भी तरह के लीगल नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी ये वर्चुअल नोटिस भेजे जाते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू एसएमएस, थ्रू व्हाट्सएप, 100% झूठे होते हैं, फेक होते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर डेटा एंट्री के नाम पर स्कैम चल रहा है। लोग डरे डरे, मुझे 20 से 25 लोग खुद कांटेक्ट करते हैं कि सर क्या करूं, 9,000 मांग रहा है, नोटिस भेज दिया है, 1.5 लाख मांग रहा है, 2.5 लाख मांग रहा है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिस्कस नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, किसी से पूछते नहीं, डरते हैं कि अब क्या करूं मैं। जैसे पहले केस में जब Naukri.com का उनको नोटिस आया तो वो डर गई, उनको लगा कि यार अब क्या करूंगी मैं,
मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई, क्योंकि वो डराते भी ऐसे हैं, धमकाते हैं ऐसे कि अब लाइफ में आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, यू आर ब्लैक लिस्टेड बाय द कंपनीज। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह के वीडियोस को आगे दोस्तों तक और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि वो भी इस तरह के किसी भी स्कैम्स के बारे में जानकारी रखें और लोगों को बताएं और इस तरह के स्कैम से बचें। तो अब आगे के हिस्से में आपको वो ऑडियो सुनाता हूं जो मेरी विक्टिम के साथ बातचीत हुई थी। उसको सुनने के बाद आपको पूरा स्कैम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये स्कैम उनके साथ किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसा कि मैंने कहा शेयर कर देंगे तो भैया 4 लोग और बच जाएंगे इस तरह के किसी भी स्कैम में पड़ने से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कब हुआ आपके साथ ये इंसिडेंट, और कैसे कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब आपको पहले कॉल आई, या आपने पहले क्या किया, नौकरी में आपने रेज्यूमे अपलोड किया था, किस वजह से? मतलब आपको क्या लगता है कि कहाँ से उन्होंने आपका डेटा लिया होगा? मेरी तो ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है, तो जी। मैंने अप्लाई किया था और रिज्यूमे मतलब सारे में डाल रखी थी कि एप्स क्या, अगर वहाँ पे मुझे जॉब्स मिल गई तो वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है, बट ये नहीं पता था कि ऐसे ये लोग फ्रॉड भी करते हैं। कॉल आया कि शाम को 4 बजे कि मैं naukri.com से बोल रहा हूँ और आपकी सीवी सेलेक्ट हुई है और आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए। तो मैंने बोला हाँ मैंने अप्लाई किया था। फिर उन्होंने बोला कि आपने आपके लिए 3 कंपनीज की शॉर्टलिस्ट हुई है, आपकी नेम TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो। तो उन्होंने बोला कि आप किस में अप्लाई करना चाहती हैं? तो मैंने बोला विप्रो में अप्लाई करना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी फिर उन्होंने प्रोसेस समझाया कि आपकी इंटरव्यू होगी, HR राउंड होगा और वो लोग आपकी टेक्निकल इंटरव्यू ले लेंगे और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो फॉरवर्ड करने के बाद और एक किसी पर्सन ने उठाया, वो HR है, उन्होंने नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे मुझसे। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पहले जो रिक्रूटर मतलब उन्होंने जो फोन किया था मुझे रिक्रूटर ने, उनको फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया। फिर वापस उनको फॉरवर्ड किया और फिर उन्होंने बोला मुझे कि आपकी सिलेक्शन हो गई है विप्रो में, आपको अब कंपनी के थ्रू कॉल मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वहां से आप अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। तो विप्रो की कंपनी के थ्रू आप ये प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। तो अभी तक जिन्होंने कांटेक्ट किया था उन्होंने क्या बोला था कि हम कहाँ से बोल रहे हैं? मतलब हम क्या है, कंसल्टेंसी हैं, क्या है, क्या उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे? उसने रेफरेंस आईडी बोला था कि मैं हमारा रेफरेंस आईडी कंसल्टेंसी था, ऐसे बोला था उन्होंने। अच्छा। कि मैं वो रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हर एक जॉब IT जॉब के लिए रेफरेंस आईडी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो बेसिकली बहुत सारे जो कॉर्पोरेट होते हैं तो वो रेफरेंस आईडी के थ्रू ज्यादातर चले जाते हैं जॉब में। तो मुझे लगा कि ये लोग रेफरेंस आईडी प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उन्हें बोला कि हाँ ठीक है, आप विप्रो के थ्रू जो हो रहा है वो परमानेंट जॉब के लिए लोग बोल रहे थे। तो मुझे नहीं पता था पहले कि परमानेंट जॉब हो रही है, पर बाद में जब और हाँ जब इन्होंने बोला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है तो 1800 इन्होंने पेमेंट की डिमांड की कि ये सिक्योरिटी फीस है हमारी, कि अगर आपको कुछ बाद में प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको रिफंड चाहिए या फिर आपको नहीं करना है ये, तो आप दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने फीस पेमेंट किया था 1800 का सबसे पहले। उसके बाद जब इन्होंने बोला कि आपको विप्रो की तरफ से कॉल आएगा, फिर वहां से विप्रो कॉर्पोरेट ऑफिस से कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम लोग विप्रो कॉर्पोरेट ऑफिस से बोल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन हुई थी अभी HR राउंड में। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको रेफरेंस आईडी के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी जो ये जॉब है ये परमानेंट है और आपको सारे अमाउंट रिफंडेबल हो जाएंगी। नहीं, पर आपने तो पहले भी तो रेफरेंस आईडी के लिए पे किया था ना आपने? नहीं, पहले आपने सिक्योरिटी के लिए पे किया था। हाँ, पहले मैंने सिक्योरिटी के लिए पे किया। अच्छा, ठीक है। फिर विप्रो ने डिमांड की, मतलब विप्रो का एम्प्लॉय बन करके उसने डिमांड किया रेफरेंस आईडी के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने रेफरेंस आईडी के लिए डिमांड किया। फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या आप मतलब ऐसे जॉब्स कैसे ऑफर कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है इसमें विप्रो की तरफ से जितने भी वैकेंसीज रहती है ये हमारे हाथ में है और हम लोग यहाँ पे परमानेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं।
तो मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर बोला कि ठीक है, आप मेरे लिए देखिए अप्लाई करिए। और फिर उन्होंने पैसे की डिमांड की रेफरेंस आईडी के नाम पे कि ये इतने चार्जेस लगेंगे, 30,000 आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 30,000 किस चीज के लिए? तो फिर वो बोले कि ये तो आपकी रिफंडेबल अमाउंट है ना मैम, तो फिर ये रिफंड हो जाएंगी, तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए। तो फिर मैंने रिफंडेबल सोच के पेमेंट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अच्छा, बोला एक कि एक आपको छोटा सा क्वेश्चन, जो आपने पहली हाँ पेमेंट की थी और दूसरी पेमेंट की थी, वो आपने किसे की हाँ थी? मतलब बैंक अकाउंट में क्या नाम आ रहा है? फोन पे से नहीं, लेकिन कोई नाम तो फोन आ रहा पे होगा से ना कि किस उन्होंने मुझे अकाउंट में। यूपीआई आईडी, हाँ यूपीआई आईडी पे दिया था इन लोगों ने अच्छा, वो कि इस यूपीआई आईडी में आपको पेमेंट करनी है। मतलब उसमें विप्रो तो नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली। नहीं, उसमें विप्रो नहीं लिखा होता, उसमें एमडी फिरोज करके नाम लिखा हुआ था और एक नंबर था तो उसका, और पहले वो नंबर चल नहीं रहा था। अच्छा। उसमें मतलब @ कुछ पेटीएम और वाईबीएल करके होता है, तो वाईबीएल नहीं था, पेटीएम था उसका। तो पेटीएम फिर बाद में उन्होंने बोला तो वो वर्क कर रहा था। बाद में उन्होंने बोला कि आपकी रेफरेंस आईडी जनरेट हो चुकी है और ये फॉरवर्ड हो गई है, और उसके बाद स्टैम्प करने के लिए, साइन करवाने के लिए सीनियर से, उनके सीनियर से साइन करवाने के लिए, स्टैम्प करवाने के लिए उन लोग को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए भी पैसे मांग रहे थे 35,000, मतलब 30 के नीचे कुछ नहीं हो रहा था। और अच्छा। उसके बाद और एटलीस्ट मतलब 4-5 बार मैंने 35, 45, 35 ऐसे करके पेमेंट किया। नहीं, तो एक बार और आपसे मुझे मांगे समझ में नहीं सिक्योरिटी के। आया उसके। आप नहीं, एक हाँ, बार पर सिक्योरिटी के सिक्योरिटीज मांगे, हुआ। फिर आपसे आईडी का मांगा, हाँ, रेफरेंस आईडी की रेफरेंस मांगी आईडी का, उन्होंने। फिर जॉब आईडी का मांगा, राइट? फिर स्टैम्प करने का नहीं, मांगा। हाँ हाँ। स्टैम्प, हाँ स्टैम्प करने का पहले मांगा उन्होंने कि अच्छा। स्टैम्पिंग कर लीजिए, जी उसके बाद जॉब आईडी का मांगा। जी। फिर जॉब आईडी के मांगने के बाद वही 35, 45 ऐसे करके मांगते गए। रेफरेंस आईडी हो गया, ये सब जॉब आईडी लास्ट हुआ। जॉब आईडी के बाद उन्होंने बोला कि आपका डिले हो गया। तो क्योंकि मैंने 24 तक पेमेंट किया, 23 को मैंने पेमेंट किया लास्ट रात को 11 बजे। उसके बाद मेरी पेमेंट लिमिट एक्सीडेड हो गई थी फोन पे में, क्योंकि उसमें ज्यादातर 5-6 बार ही पेमेंट ऑनलाइन किया करेक्ट। कर सकते हैं। हाँ तो हाँ हाँ। और मैंने उतनी पेमेंट्स ऑलरेडी कर चुकी थी, और मैं अगर कोई और भी अगर ऐप यूज करूँ तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीआई आईडी सेम होती है सबकी। हाँ, राइट राइट। तो इसलिए पेमेंट लिमिट एक्सीडेड बता रहा था। तब उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आप चेक करिए, मतलब आज ही आपको करना पड़ेगा, वरना फिर आपका कैंसिल हो सकता है और आपके रिफंडेबल अमाउंट आपको नहीं मिल पाएंगी। उसके लिए आपको आज ही करना पड़ेगा, आप ट्राई करिए। ऐसे करके उन्होंने मतलब एटलीस्ट ये कॉल 4 बजे से लेके स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ रात को 11 बजे। खत्म हुआ मतलब मुझसे हो नहीं रहा था पेमेंट। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके अकाउंट होल्ड कर दे रही हूँ और ये आप 24 को 8 बजे मुझे पेमेंट कर सकते हैं। हाँ। फिर होल्ड करने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि प्रोसेस थ्रू प्रोसेस हो रहा था। ये नहीं बताया जा रहा था कि हाँ इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस, आपको इतनी पेमेंट करने पड़ेंगे। हाँ। एक प्रोसेस हो गया, उसके बाद पैसे दिए। फिर उन्होंने बोला कि मैम आपको तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी और फिर ये पेमेंट भी करना पड़ेगा। फिर ऐसे करके फिर मैंने उनकी सीनियर से भी बात किया जॉब आईडी से। जब मैं 24 को जब पेमेंट 8 बजे कर रही थी, तो एक्चुअली मैंने दूसरे अकाउंट से पेमेंट किया था, क्योंकि मेरे पास तो उतनी लिमिट एक्सीड हो गई थी। तो मैंने अपने भाई के अकाउंट से किया था, फोन पे से। तो फिर मैंने उसमें से भी कुछ अमाउंट कटे थे, 40,000 एंड 30,000 रुपीज। तो उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि हमें एनओसी कैंसिल करना है, ये हमें नहीं करना है, आप हमें रिफंड करिए पेमेंट। ये 23 को ही हमारी बात हो गई थी। तो फिर 24 को इन्होंने बोला या फिर आप जॉब आईडी के लिए अप्लाई करिए, वरना फिर आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक काम कर सकता है। और दोनों के लिए ये लोग 30,000 मांग रहे थे। और 24 को 8 बजे हम लोगों ने फिर मतलब मेरे भाई ने तो फिर मना ही कर दिया था। मतलब पैसा तो उतना था नहीं हम लोग के पास, 30,000 मेरे अकाउंट में डले थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब आईडी के लिए अप्लाई कर देती हूँ, अगर लास्ट है, अगर हो गया तो रिफंड भी हो जाएगा सारा। अब मैं लास्ट इतना पेमेंट कर चुकी थी, तो मैं डर चुकी थी कि कैसे मतलब ये सारे पेमेंट पैसे वापस आएंगे। और इन्होंने एश्योर किया था कि रिफंडेबल है। बट मैंने लास्ट में मैंने एड्रेस वगैरह सब मांगा कि आप मुझे अपने सीनियर से बात करवाइए और मुझे एड्रेस सारा दीजिए कि आपका ऑफिस कहाँ है, और मैं वहाँ पे आऊंगी और आपको वहाँ आके पेमेंट करूंगी। तो इन्होंने दिल्ली और नोएडा का एड्रेस दिया था, जो कि
फेक था आई गेस, क्योंकि मैंने कंफर्म करवाया था अपने कजन से, मेरे कजन वहीं पे रहते हैं, तो ठीक है। मैंने ये पहले कंफर्म नहीं करवा पाया था। मैं पूछना, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आ ही नहीं पाया कि मैं पूछ सकूं, और ये लोग ऐसे पैसे लेते गए और मैं सोच भी नहीं पाई बीच में कि मेरे साथ क्या हुआ इधर। तो ये लोग और लगातार आपसे रिफंडेबल रिफंडेबल कांटेक्ट में के थे? नाम से, हाँ। अच्छा। हाँ, लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कॉल चल रहा था। नहीं तो क्या अगर बात मेरी करते कॉल थे? कट, एक घंटे कॉल पे क्या बात कर रहे थे अचानक आपसे, मतलब? ये कर रहे थे ना, होल्ड कर दे रहे थे ये लोग। एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर होल्ड कर रहे थे कुछ मिनट्स के लिए, 15 अच्छा। मिनट्स हो गए, इसके लिए हाँ। होल्ड कर दे रहे थे। उसके बाद फिर वापस आ रहे थे और बोल रहे थे कि मैम आपकी प्रोसेस तो ये आप नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे करके। ओके, मतलब आपको, आप और ये बाहर भी पता बोला था कर सके। उन्होंने कि ये जी। ऑन कॉल या आपका रिफंड होगा। हर बार यही बोल रहे थे कि ऑन कॉल आपका रिफंड होगा पैसे, अच्छा। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉल कट गया, फिर मैंने सोचा कि जब ऑन कॉल होगा तो फिर कॉल तो कट गया मेरा, तो फिर ऑन कॉल में फिर लगेगा कि नहीं नंबर, फिर मैंने कॉल किया, फिर उसको फिर देखा कि हाँ नंबर तो लग रहा है, फिर से तो फिर भी उसी इंसान ने पिकअप किया। स्टार्टिंग में जब उन्होंने कहा कि वो विप्रो से बोल रहे हैं, तो आपने बिलीव क्यों किया? उन्होंने कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया था, कोई आईडी कार्ड या कुछ ऐसा, जिससे कि आपको लगा हो कि ये विप्रो से ही बोल रहे हैं? आपने मतलब कैसे उन पे कैसे बिलीव कर लिया कि वो विप्रो से ही बोल रहे हैं? थोड़ा सा इस पे कुछ बताएं। मैंने जब पेमेंट किया था हम्म। 1800 की, तो हम्म। फिर उसमें ये लिखा हुआ था कि ये ईमेल उन्होंने सेंड किया था एक, जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने पूरा आपको भेजा नहीं था, ईमेल का पूरा स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगी। उसमें हाँ। लिखा हुआ था कि वो विप्रो की कंपनी से, उसमें हर एक ऑर्डर आईडी दिया हुआ था। अच्छा। और स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि आपका जो ये ऑर्डर आईडी है ये आपको संभाल के रखना पड़ेगा, और अगर कोई भी अगर आपको कॉल करे हाँ। और कुछ पूछे तो पहले आप ऑर्डर आईडी कंफर्म करवाइएगा और अपना नाम कंफर्म ओ। करवाइएगा, उसके बाद ही उन्हें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करिएगा। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, ऑर्डर आईडी बोल रहे हैं तो ऑर्डर आईडी कंफर्म मैंने करवाया। तो हर बार जितने भी बार भी कॉल आया तो मैंने ऑर्डर आईडी कंफर्म करवाई पहले, उसके बाद फिर मैंने ये सब देखा। तो अच्छा, मैं मतलब सोची जब ऑर्डर आईडी ईमेल में जब ये भेज ही रहे हैं तो फिर सही भी हो सकता है, फिर इसलिए मैंने आगे प्रोसीड किया। और मुझे पता नहीं, मतलब जॉब की जरूरत थी, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है। राइट 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 राइट। फिर उसके बाद ये आपका ओवरऑल टोटल कितना आपने इसमें उन्होंने आपसे ले लिया? 2 लाख समथिंग आप बता रहे थे, राइट? 2.57 लाख। 257, हाँ। उसके बाद मैंने एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि एनओसी की जो प्रोसेस थी, बिल्कुल। एनओसी लेने के लिए भी पैसे मांग रहे थे, और बिलिंग कर, और एनओसी लेने के बाद इन्होंने बोला था कि बिलिंग करवानी पड़ेगी, कि इतना अमाउंट हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको बिलिंग करवानी पड़ेगी, अगर बिलिंग नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंडिंग हो जाएगी प्रोसेस, ओ, और मतलब वो 6 कह रहे महीने थे के कि बाद वो ये कह रहे थे जो भी आपके आपने पास पैसे आएंगे। वो ये कह रहे थे कि जो भी आपने अमाउंट दिया है इसका बिल बनेगा, राइट? हाँ, इसका बिल बनेगा, और इसकी बिलिंग के लिए ये लोग 18% आपकी जो पेमेंट की हुई जो अमाउंट थी उसके हिसाब से आपकी 42,000 हो रही थी। मैंने अच्छा। 2 लाख ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था, और हम्म। 2 लाख समथिंग 57, हाँ 57 की, हाँ फिर 2,57 की अमाउंट हो गई थी मेरी। हम्म। तो 42,000 में मैंने 22,000 पेमेंट किया था, 20,000 पेमेंट नहीं किया था मैंने बोला कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी खाली हो चुका था, तो फिर और पैसे थे नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको घर में जाके वापस जब जाऊंगी तो पेमेंट करूंगी। और ये 2 ट्रांजेक्शन मैंने बैंक में जाके किए थे, तो उन्हें इतना, मतलब यूपीआई आईडी के थ्रू मैंने तो किया ही, बट बाद में जब मैंने बैंक के थ्रू किया तो उन्होंने अकाउंट नंबर अपने प्रोवाइड किए थे, तो उस अकाउंट में मैंने बैंक में जाकर पेमेंट की तो आपने थी। बैंक में कैश डिपॉजिट किया उन अकाउंट्स में? हाँ, मैंने अपने अकाउंट से ओके। कैश निकाल के किया था, क्योंकि मेरी यूपीआई 24th की को? लिमिट एक्सीडेड हो गई थी। 24th को, राइट? हाँ, 24 को। जी। कोई ऑफर लेटर भी दिया उन्होंने आपको इस बीच में? नहीं दिया? नहीं, इस बीच में तो ऑफर लेटर नहीं आई थी कोई, तो हाँ। इसलिए मैंने सीनियर से भी बात की थी, तो सीनियर ने बोला कि हाँ रिफंडेबल है, आपकी सारी अमाउंट रिफंडेबल है, ऑन कॉल अभी हो जाएंगे, आप अभी पेमेंट करिए अभी हो जाएंगे, ऐसे कर करके। और फिर बाकी तो मैंने हो गया। उसके बाद फिर मैं घर आई तो मैंने सबको ये बात बताई, तो इन्होंने बोला कि ये तो फ्रॉड लग रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता।